Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we started with our theme number 11, that is rebels and the Raj. और इसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था इनिशियली कि कैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है स्टार्ट हुआ था, कैसे जो सिपॉइज है वो बहादुर शाह जफर के पास गए थे एंड आस्किंग हिम टू लीड देम इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857. Okay, so this is what we have already done. Then we also discussed about the pattern of rebellion कि कैसे उनका तरीका होता था टू स्टार्ट द म्यूटनी और स्टार्ट द जो हम रिबेल रेवोल्यूशन बोल देते हैं वो कैसे स्टार्ट करते थे। पहले बिगुल बजाते थे, उसके बाद वो प्लान वे में प्लंडर करते थे जो बेल ऑफ आर्म्स और ट्रेजरी है, उसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करते थे, उसके बाद जो लोग भी रिलेटेड टू गवर्नमेंट होते हैं उन पे अटैक करते थे, उनके बिल्डिंग्स पे अटैक करते थे। एंड हमने देखा था दिस वाज द टाइम पीरियड वेयर ब्रिटिश एक्चुअली वर समवेयर स्कैर्ड and we have many records where they thought that their rule will now end. Okay, और वहां पे सिचुएशन कैसी थी उस टाइम पे वो भी हमने कर ली थी in our previous class. Now we need to start with the next topic which is lines of communication. Now we need to understand है कि हम देखेंगे कि एक सिमिलैरिटी है किस चीज में, कैसे अलग अलग जगह पे जो पूरा पैटर्न है रिवोल्ट का, या जो हम पहले म्यूटनी बोल देते हैं, क्योंकि म्यूटनी मींस जब इनिशियली जो सिपॉयज होते हैं या जो आर्म फोर्सेस में लोग होते हैं वो कलेक्टिवली मिल के क्या उधर के आर्म फोर्सेस के मिलिट्री के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको मानते नहीं है। सिंपल टर्म्स में जब मिलिट्री प्रोटेस्ट कर देती है, रिवोल्ट जैसा कर देती है, तो उसको म्यूटनी बोल देते हैं। तो हम जो भी है एंड उसके बाद जब उसमें सारे कॉमन लोग भी आ जाते हैं तो हम उसको रिवोल्ट या रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं, रिबेलियन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो रिवोल्ट या रेवोल्यूशन जो हम या रिवोल्ट या रिबेलियन जो हम बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक सिमिलैरिटी है पैटर्न में, जिस हिसाब से सब जगह पे ये जो रिवोल्ट है ये जिस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। सो ऑब्वियसली कुछ प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन हुआ होगा तभी तो इतनी सिमिलैरिटी थी। बट द प्रॉब्लम दैट वी शुड बेसिकली क्वेश्चन है कि आखिर कम्युनिकेशन कैसे होता था सिपॉइस के बीच में। अलग अलग जो उनके कैंटोनमेंट्स है, छावनी है, ग्रुप ऑफ मिलिट्री जो भी उनका गैरिसन है, कैंप है, वहां तक सारी चीजें जो है बातें कैसे पहुंचती थी, तो उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम देख लेते हैं। अब हुआ क्या है, जैसे कि हम देखेंगे जब 7th अवध इरेगुलर कैवलरी, इरेगुलर क्या है जो परमानेंट नहीं है, थोड़ी मतलब रेगुलर नहीं है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हम जो केस पढ़े उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि हम जो ये नई कार्ट्रिज है इसको हम यूज नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था ये जो नई कार्ट्रिज है ऐसा बोला जा रहा था कि इसको जो नई एनफील्ड राइफल है इसमें डालने से पहले आपको जो बुलेट है, जो कार्ट्रिज है, उसको उसके ऊपर का जो एक पतली सी स्ट्रिप है उसको आपको अपने टीथ से बाइट ऑफ करना पड़ेगा, और वो जो है वो काऊ के और पिग के फैट से बनी हुई है। तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थे ये, तो हिंदूज और मुस्लिम दोनों इससे अपसेट थे, और यहाँ पे 7th अवध इरेगुलर कैवलरी वालों ने मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज को यूज नहीं करेंगे। ये इन्होंने किया मई में। फिर उन्होंने लिखा 48 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 48 नेटिव मतलब वहीं के लोग की जो इन्फेंट्री थी उन, अब याद रखना कैवलरी जो घोड़े वाले होते हैं, इन्फेंट्री जो फुट सोल्जर्स होते हैं, तो उनको उन्होंने मैसेज भेजा लिख के कि दे हैव एक्टेड फॉर देयर फेथ, उन्होंने अपने फेथ के लिए, रिलीजन के लिए ये स्टेप ले लिया है जहां वो कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे, उन्होंने ये ओपनली बोल दिया है। और ये 48 जो ये नेटिव इन्फेंट्री है इसके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं कि आगे अपने को क्या करना है। अब सिपॉयज या उनके जो मैसेंजर्स थे ना, जो जैसे यहाँ पे टर्म है एमिसरीज, ये बेसिकली क्या
कोई पर्सन जिसको आप स्पेशल पर्पस से, कोई डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसी मिशन के लिए, स्पेशल मिशन के लिए भेजते हो तो आप मैसेंजर्स बोल देते। सिपॉयज या उनके मैसेंजर्स जो है वो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जाते थे और मैसेजेस पहुंचाते थे। तो ये लोग प्लानिंग करते थे, ये लोग डिसाइड करते थे कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, रिबेलियन करेंगे। इससे रिलेटेड यहाँ पे यू आर गिवन वन बॉक्स, ठीक है, जस्ट चेक व्हाट इज रिटन इन इट। इसमें ये बोल रहे हैं कि वो जो मैसेज अपने रिवोल्ट और म्यूटनी के लिए भेजते थे उसका एक एक्सपीरियंस एक हमारे क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर है जो सीतापुर में उस समय स्टेशन थे, उन्होंने लिखा है, एंड हिज नेम वाज सिस्टन, ठीक है, फ्रांसिस सिस्टन। इन्होंने बोला कि वो सहारनपुर गए थे मैजिस्ट्रेट को मतलब अपना रिस्पेक्ट दिखाने, टू जस्ट ग्रीट हिम। तो सिस्टन जो है वो इंडियन क्लोथ्स में ड्रेस थे और वो क्रॉस लेग करके बैठे थे, ठीक है। उसी टाइम अचानक से क्या हुआ, एक मुस्लिम तहसीलदार आया बिजनौर से और उसने देखा कि सिस्टन जो है वो अवध से आया हुआ है। तो उसने सिस्टन को पूछा कि क्या हालचाल है अवध का और क्या काम की क्या प्रोग्रेस है वहां, भाई बताओ। तो सिस्टन जो एकदम सावधानी से, ताकि उनको पता ना चले कुछ कि वो मतलब किस साइड है, उसने बोला कि डिपेंड करता है कि किस तरीके से, इफ वी हैव वर्क इन अवध योर हाइनेस विल नो इट। अगर कुछ काम होगा अवध में तो पता चल जाएगा, ठीक है। तहसीलदार ने बोला हाँ डिपेंड करता है कि हो सकता है कि इस बार अपने जीत जाए, क्योंकि इस बार जो मतलब पूरा जो हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ना वो एक सही हाथों में, मतलब सही लीडरशिप के अंदर है और हो सकता है डिपेंड्स कि वी विल सक्सीड दिस टाइम, और बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ बिजनेस इज इन एबल हैंड, ठीक है, मतलब सही हाथों में, या आप बोल सकते हैं सही लीडरशिप में क्या है, जो पूरा भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, द होल प्लान इज अंडर गुड लीडरशिप, गुड लीडर, एंड वी हैव प्लान्ड इट इन दैट वे। तो ये जो तहसीलदार की बात हो रही है, ये बाद में पता चला कि बिजनौर का एक मेन रिबेल जो है यही था, तहसीलदार। तो ये एक बस एक तरीका है हमें बताने का कि कैसे जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग बातें करते थे। अब कुछ और एग्जाम्पल इसी के पढ़ लेते हैं। ये जो म्यूटनी और इससे रिलेटेड जो हमारे पास एविडेंस है ना, स्पेशली इनकी प्लानिंग के रिलेटेड, उससे हमें मतलब कुछ अपने सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे आखिर ये प्लानिंग करते थे, कैसे ये उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो कुछ ही हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है जो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, और वो भी हमें क्लियरली नहीं, हमें इनडायरेक्टली पता करना पड़ेगा कि क्या बताना चाहते हैं इन क्लूज के थ्रू। तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो देख लेते हैं। जो अवध है, अवध में हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा ये रिबेलियन स्प्रेड हो गया था। तो अवध के जो कैप्टन थे, वहां के कैप्टन हेयर से, वो थे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस, ठीक है। कैप्टन हेयर से ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस had been given protection by Indian subordinates। म्यूटनी के टाइम पे उनको बोला गया था आप अपने कैप्टन की प्रोटेक्शन करो। अब क्या हुआ, जो 41st नेटिव इन्फेंट्री है वहां पे, जो यहाँ पे स्टेशन थी, ठीक है, कौन सी, 41 जो नेटिव इन्फेंट्री है, here you will see this 41 नेटिव इन्फेंट्री जो है इन द सेम प्लेस, उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने बोला कि देखो हमने तो जितने भी व्हाइट ऑफिसर्स हैं, 41st नेटिव इन्फेंट्री ने ये मैसेज भेजा उन लोगों को जो कैप्टन हेयरसे का प्रोटेक्शन कर रहे थे कि हमने तो सारे जो व्हाइट ऑफिसर्स हैं उनको हमने मार दिया है, बिकॉज दे ऑब्वियसली वी आर रिबेलिंग अगेंस्ट देम, और इसीलिए आप भी क्या करो, जो मिलिट्री पुलिस है आपको या तो हेयरसे को मार दो, और अगर आप मार नहीं रहे हो, इफ यू आर नॉट किलिंग हिम, डिलीवर हिम एज प्रिजनर टू 41st, मतलब हमें उसको आप हमारे हवाले कर दो एज प्रिजनर, अगर आप उसको मार नहीं सकते हो तो।
बट जो मिलिट्री पुलिस थी उन्होंने बोला नहीं, ना तो हम इनको मारेंगे, ना तो हम इनको एज प्रिजनर आपको देंगे। तो ऑब्वियसली क्या हुआ यहाँ पे, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। वन ग्रुप इज एक्चुअली द वन विच इज वेरी एक्टिव इन रिबेलियन एंड दे आर आस्किंग द अदर ग्रुप अगेन टू attack the British officers, which the other one said that no, refuse, no, will not do it. अब क्या हुआ, जब ये कंफ्यूजन हो गया था तो फिर इन्होंने बोला इस मैटर को कैसे सॉल्व करें। इस चीज का अपने पास एविडेंस है कि जो पंचायत यहाँ पे बैठती थी जनरली रात को, जहाँ पे जो नेटिव ऑफिसर्स है हर रेजिमेंट के वो आते थे और उसके बाद डिस्कस करते थे कि आखिर क्या करना चाहिए। तो चार्ल्स बॉल जो है, अगेन वन ऑफ द राइटर, ऑब्वियसली ब्रिटिश, इन्होंने ये लिखा था कि जब स्टार्टिंग में अपराइजिंग हो रही थी तो हमने नोट किया था कि रात को कानपुर में पंचायत बैठती थी सिपॉय लाइंस में। सिपॉय लाइंस मतलब क्या है, सिपॉय लाइंस जहाँ पे ज्यादातर सिपॉय रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ये चीज सही भी है, ये लोग ऐसे ही लेते होंगे डिसीजन। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे इस लाइन में ये लोग लगभग सारे सेम लोग रहते थे और कॉमन इनका लाइफस्टाइल था। जनरली ये लोग सेम कास्ट के भी होते थे, तो ऑब्वियसली ये लोग बैठ के डिसाइड करते होंगे कि व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर, बिकॉज सिपॉयज ही थे जिन्होंने ये रिबेलियन स्टार्ट किया था। Okay, so what are they telling us here? This is also what we should know. Okay, simple terms में अगर हम देखें तो ये बोल रहे हैं कि you will notice, what will you notice, that these people actually decided certain things with the help of few people or maybe forming a पंचायत, जहाँ पे नेटिव ऑफिसर्स डिस्कस करते थे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। अगेन ये कंफ्यूजन क्यों आया, क्योंकि जो 41st नेटिव इन्फेंट्री ने बोला इन लोगों को, मिलिट्री पुलिस को, कि हेयरसे को हमें दे दो या मार दो, तो उन्होंने बोला ना हम मारेंगे ना आपको, इनको हम एज प्रिजनर देंगे। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन होता था तो इंडियंस मिलके चीजों को डिस्कस करते थे व्हाट इज टू बी डन। तो इस टॉपिक में हमने 2-3 चीजें देखी है। पहली चीज, इनकी प्लानिंग क्या होती थी, कैसे सिपाही एक जगह से दूसरी जगह जाके कन्वर्सेशन करते थे, कैसे अपने मैसेज पहुंचाते थे, प्लानिंग कैसे होती थी। और अगर कंफ्यूजन होता था तो जनरली ये लोग पंचायत में सॉल्व करते थे, बाकी डिसीजन भी ये लोग क्या करते थे, पंचायत में ही लेते थे। Now, the next topic, leaders and followers. हम इन leaders के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, but here we are being mentioned few important leaders जिनके बारे में हमने previous classes में as such इतना नहीं पढ़ा हुआ. We have just studied about few of them, but here we'll study about few more. Now, हमें पता है कि टू फाइट द ब्रिटिश बहुत जरूरी था कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, एक अच्छी लीडरशिप हो। इसीलिए जो रिबेल्स है, बिकॉज वो तो बस सोल्जर्स है, वो वांटेड टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर एक्शंस। हम पढ़ेंगे क्यों, सिर्फ ये एक कार्ट्रिज वाली बात नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण द पीपल ऑफ इंडिया, या स्पेशली हम बोलेंगे सिपॉयज ने रिवोल्ट किया था या रिबेल किया था। तो ये चाहते थे कि हमें कोई अच्छा केपेबल लीडर क्या करे, रूल करे, लीड करे एक्चुअली, और उसके बाद जब हम जीत जाए तो हमें रूल करें। तो अब ये इनके हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, कि सारे के सारे बहादुर शाह जफर के पास क्यों गए थे, बहादुर शाह के पास इसीलिए गए थे बिकॉज इनको लगा था कि अभी तक ब्रिटिश के आने से पहले ओवरऑल इंडिया पे मुगल्स का ही तो कंट्रोल था, तो यही होने चाहिए हमारे लीडर। तो सबसे पहले जो सिपॉयज मेरठ के थे उन्होंने क्या किया था, वो दिल्ली गए थे, ओल्ड मुगल एम्परर को बोला कि हम चाहते हैं आप रिवोल्ट की लीडरशिप को एक्सेप्ट करो, आप हमारे लीडर बनो रिवोल्ट में। एंड ऑब्वियसली उसके बाद हमने देखा था पहले बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह वो इनिशियली इस चीज के लिए रेडी नहीं थे,
बट लेटर ऑन जब और सिपॉइज आ गए रेड फोर्ट में, एंड इट वाज लाइक दे जस्ट रश्ड इनटू द रेड फोर्ट। अदरवाइज क्या होता है, जो बहुत बड़े ये एम्परर होते हैं, इनसे मिलने का एक बेसिक तरीका होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू कैरी आउट, बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो इन सिपॉइज ने नहीं किए थे, और ये सीधे अंदर आ गए थे। एंड दे ask the emperor that we want you to lead us, we are trying to bring a big rebellion here and we want you to lead us। तो इनिशियली वो सिर्फ एक नॉमिनल लीडर के जैसे उन्होंने मान लिया था कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, बिकॉज समवेयर ऐसा भी माना जाता है, ही डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्चुअली, तो उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था। लेटर ऑन ही ऑब्वियसली लेड द मूवमेंट, तो वो एग्री हो गए थे ओनली एज ए नॉमिनल लीडर ऑफ द रिबेलियन। इसी तरीके से हम देखेंगे, सिर्फ ये तो दिल्ली के लिए ओवरऑल के लिए हुआ था, पर हर जगह पे जो रिबेल्स हैं वो चाह रहे थे कि हमें जो पुराने रूलर्स हैं वो लीड करें, या जिनके साथ ब्रिटिश ने खराब किया है, जो हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सारी चीजें। तो सिमिलर चीजें बाकी जगह भी हुई थी। कानपुर में जो सिपॉइज हैं वो गए थे नाना साहेब के पास। उसके बाद नाना साहेब बेसिकली कौन थे, सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव टू थे, और ये भी मतलब इनको भी, पेशवा बाजीराव को भी ब्रिटिश ने हटा दिया था, उनके रूल से उनका कंट्रोल ले लिया था, इसीलिए दे वांटेड पेशवा बाजीराव टू लीड देम। झांसी में भी हमें पता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, शी वॉज एक्चुअली फोर्स्ड बाय द पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ अपराइजिंग। कि जो इनके यहाँ पे जब सोल्जर्स पहुंचे थे इनिशियली, सो दे आस्क्ड हर दैट वी वांट यू टू लीड अस एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। सो इनिशियली शी वॉज not totally agreeing to it. Later on she said, I'm capable myself, I'll decide what is to be done. But then she decided that yes, I will lead the rebellion from this एरिया। तो झांसी में भी रानी was forced by popular pressure, लोग भी यही चाहते थे, and she assumed the leadership of the uprising। सिमिलर वॉज द केस ऑफ कुंवर सिंह, जो कि एक लोकल जमींदार थे बिहार में, अराई रीजन में। देन अगर हम देखेंगे अवध में, जहाँ पे जो पॉपुलर, अवध का हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अवध में जो रूल करते थे वो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह। उनको हटा दिया गया, ब्रिटिश ने हटाया उनको, सेइंग दैट यू आर नॉट गवर्निंग नाइसली, बट इट वाज नॉट द केस। पीपल वर नॉट हैप्पी विद द वे ही वाज ट्रीटेड एंड हिज एरिया वाज टेकन एंड ही वाज सेंट टू कैलकाटा। तो लोग जो है इसके अगेंस्ट भी थे, एंड पीपल वांटेड दैट अगेन पीपल शुड स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो यहाँ पे जो अवध में क्या हुआ, जब पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे जब उनके एरिया को अनेक्स। So here we'll see that people went to Burgess Qadr, who was the youngest, you can say one of the young son of Nawab, and they asked him to become their leader. सो समवेयर हम देखेंगे यहाँ पे लीडर्स और फॉलोअर्स जो है वो इनिशियली मतलब ज्यादातर एरियाज में जो प्रीवियस रूलर्स थे वही बने थे। वेदर देवर समवेयर हम बोल सकते हैं कि द sepoys asked them to become the leaders, somewhere tried to convince them, tried to make them understand that they should only lead the revolt from that particular area, because they were just sepoys and they needed leader, and leader were these people। इसके अलावा हम देखेंगे सिर्फ लीडर्स या रूलर्स, राजा रानी जो थे वो तो थे ही, नवाब्स वगैरह, बट समवेयर विल सी तालुकदार्स भी थे। एंड देन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बहुत बार जो रिबेलियन के जो मैसेजेस हैं वो ऑर्डिनरी पीपल
मेन एंड विमेन, वो सारे लोग जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। एंड इसमें रिलीजियस मैन भी अब इन्वॉल्व हो गए थे। अगर हम देखें फ्रॉम मेरठ, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स है कि अ फकीर हैड अपीयर्ड राइडिंग ऑन एन एलिफेंट एंड दैट द सिपॉयज वर विजिटिंग हिम फ्रीक्वेंटली। मतलब ऐसा माना जाता है एक फकीर है जो मतलब बहुत बार आते जाते थे एंड ही वाज राइडिंग ऑन एलिफेंट, पर उनके पास बहुत बार सिपॉयज आते जाते रहते थे। इसका मतलब हो सकता है सिपॉयज उनको मैसेज देते थे, वो आगे उस मैसेज को कन्वे करते थे। इन लखनऊ अगर हम देखें, जब अवध का अनेक्सेशन हो गया था, ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था अवध को, नवाब ये जो वाजिद अली शाह को हटाने के बाद हम देखेंगे बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स जो हैं और सेल्फ टाइप प्रॉफिट्स जो खुद ही बोल रहे थे हम प्रॉफिट से रिलेटेड है, वो भी यही बोल रहे थे कि हमें अब क्या करना चाहिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। इसके अलावा कहीं कहीं लोकल लीडर्स भी आ गए थे, जमींदार, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, सब लोग इस रिवोल्ट में धीरे धीरे क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। एक हम कुछ स्पेशल लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास है शामल है, ठीक है, जिन्होंने जो विलेजेस हैं ऑफ परगना, एक जगह है बारोट परगना उत्तर प्रदेश में, वहां पे उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया कि हमें कैसे मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास गोनू एक ट्राइबल कल्टीवेटर है ऑफ सिंगबम छोटा नागपुर में, वो भी एक रिबेल बन गए थे। ट्राइबल ग्रुप जो कोल ट्राइबल ग्रुप है उसके लीडर बन गए थे। सो अंडर लीडर्स एंड फॉलोअर्स बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो राजा या रानी या नवाब तालुकदार वगैरह तो थे ही, इसके अलावा कहीं कहीं पे कॉमन लोग जो है वो भी लीडर्स बन गए थे यहाँ पे। तो here because we are talking about these leaders, let us talk about two more leaders which are being mentioned in our book and you can see it in your book. And these two rebels are शामल and मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इनके बारे में जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। शामल जो है वो एक बहुत बड़े विलेज में रहते थे, बारोट, हमने अभी अभी पढ़ा था उत्तर प्रदेश के बारोट परगना में। और वो जो है एक जाट कल्टीवेटर्स थे जिनके जो किनशिप टाइज है, मतलब उनके फैमिली और जो है दे एक्सटेंडेड टू अराउंड 84 विलेजेस। ठीक है, इस एरिया का जो लैंड है वो इरिगेटेड था, फर्टाइल था, बहुत ही अच्छा लैंड था। ठीक है, लोमी सॉइल थी, रिच डार्क लोमी सॉइल, एवरीथिंग वाज वेरी गुड है। बहुत सारे विलेजेस प्रॉस्परस थे यहाँ पे। एंड जो अब वो लोग धीरे धीरे देख रहे थे कि ब्रिटिश जो रेवेन्यू सिस्टम ला रहे हैं ना वो सही नहीं है, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, बहुत ऑप्रेसिव है, बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे हैं कौन, ब्रिटिश, और टोटली इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल मतलब एकदम भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, कभी हार्वेस्ट खराब हो गई तो रेवेन्यू कम ले लो या कभी थोड़ा टाइम आगे पीछे कर दो, एकदम नहीं। तो कल्टीवेटर्स जो है ब्रिटिश के इस रेवेन्यू डिमांड और इस तरीके के कलेक्शन के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग जो है उनके लैंड उनके हाथों से निकल रहे थे, दे वर लूजिंग देयर लैंड्स वर बीइंग टेकन बाय द ब्रिटिश। या तो ट्रेडर्स ले लेते थे या फिर कभी कभी मनी लेंडर्स ले लेते थे जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए थे। सो इस टाइम पे जो एक ऐसा विलेज जो पहले पूरा प्रॉस्पेरस था, अच्छा था, वहां पे इस रेवेन्यू सिस्टम के कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो शाहमल जो है उसने हेडमैन को, कल्टीवेटर्स, पूरे जितने उसके 84 विलेजेस के एरिया पे जहाँ पे उसका मतलब किनशिप से रिलेटेड लैंड्स वगैरह थे, उन सब एरिया में जाके उसने उन लोगों को मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया। एंड वो रात को एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, लोगों को बोलते थे कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। और बहुत जगह पे जो रिवोल्ट हुए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो धीरे धीरे रिबेलियन के फॉर्म में हो गए थे, जहां पे वो यही बोल रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो एकदम अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं, जस्ट रूल नहीं है उनका। और कल्टीवेटर्स जो है वो अब इस रिबेलियन में बहुत आगे बढ़ के एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। कल्टीवेटर्स जो है दे लेफ्ट देयर फील्ड्स एंड प्लंडर द हाउसेस ऑफ मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स पे ये अटैक करने लग गए थे क्योंकि इनको लग रहा था मनी लेंडर्स
जो है वो भी तो इतना ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी तो बात समझ नहीं रहे हैं, और इंडिया के होके भी वो ऑपरेस कर रहे हैं, इनके लैंड्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो obviously displaced proprietors took possession over lands they had lost। लोग जिनके लैंड छीन लिए गए थे, चाहे मनी लैंडर्स ने, ट्रेडर्स ने, उन्होंने वापस से अपने लैंड पे कब्जा कर लिया। ये जो शाहमल के लोग हैं, जो इसके सपोर्टर्स हैं, जो रिबेलियन है, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, उनके एरिया के रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया हुआ था, उसको भी उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। जो भी मेटल रोड बनी थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने बोला ये तो सारे जो ब्रिटिश है, इन्होंने ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए बनाई है क्योंकि ये हमारे एरिया में आके हमें, हमारे ऊपर ऑपरेशन कर सके, रेवेन्यू ले सके, ये सारी ले सके। और ये ब्रिज और रोड्स जो है ये ब्रिटिश रूल के सिंबल है, तो हम इसे टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और कर भी रहे थे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ये ब्रिज और रोड्स पे क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं ये ब्रिटिश हमारे एरिया में आके हमारी जो लिविंग स्टाइल है उसको पूरा ही एकदम खराब कर रहे हैं। और ये जो ब्रिजेस हैं और रोड्स हैं ये सिंबल है किसका, ब्रिटिश रूल का। They sent supplies to the sepoys who had mutinied in Delhi and stopped official communication between British headquarters and Meerut। अब इन्होंने क्या किया, ये जो दिल्ली में सिपॉइज गए थे ना, म्यूटनी की थी, उनको हेल्प करते थे, उनको चीजें बेचते थे। और जो भी गवर्नमेंट या ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो भी बातें करने की कोशिश करते थे, कोई मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे ऑफिशियल, उस सबको वो कम्युनिकेशन होने ही नहीं देते थे। तो ये जो शाहमल है ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो गए, बहुत बड़े लोग जो है इनको मानने लगे, ग्रेट लीडर इन द रिबेलियन। फिर इनको राजा बोलने लग गए, राजा शाहमल। इन्होंने क्या किया, फिर एक इंग्लिश ऑफिसर जो है उसके बंगलों पे कंट्रोल कर लिया और उसको बना दिया हॉल ऑफ जस्टिस। इस हॉल ऑफ जस्टिस में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, लोगों को आपस में डिस्प्यूट होती थी, तो वो इधर जाते थे और ये जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। एंड बहुत इफेक्टिव, उन्होंने जितना भी यहाँ पे रिवोल्ट के लिए ट्राई किया था और जिस हिसाब से इन्होंने रिबेलियन को आगे बढ़ाया था, लोगों को मोटिवेट किया था, कंटिन्यू किया था, वो एक लगता बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, उन्होंने एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया था कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और ऐसा लगने लग गया था लोगों को कि उनके एरिया से तो जो फिरंगी राज है वो खत्म ही हो गया, मतलब ब्रिटिश का जो रूल है वो खत्म हो गया है और उनका खुद का राज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत जगह पे सक्सेसफुल भी हुए, ऐसे लगा फिरंगी राज खत्म हो गया इंडिया का या इंडियंस का, यहाँ पे उनका राज आ गया, इंडियन ही रूल करेंगे। पर जब ये रिवोल्ट आगे कंटिन्यू हुआ तो जुलाई 1857 में एक बैटल में शाहमल जो है उनको मार दिया गया। ठीक है, so again here we talked about him because he was not a very big king or a nawab, but still he led the movement very nicely। उसी तरीके से हम एक और लीडर के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, ये जो लीडर है, ये हम देखेंगे ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ द मौलवीज जिन्होंने रिवोल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये हैदराबाद में ये एजुकेटेड थे और ये फिर प्रीचर बन गए थे, बहुत यंग में ही पढ़ाते थे और रिलीजियस टीचिंग जैसे देते थे मुस्लिम्स को। 1856 में देखा गया कि ही मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग जिहाद। जिहाद यहाँ पे है मतलब रिलीजियस वॉर, बट रिलीजियस वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, he started moving from village to village and he started preaching jihad against the British religious war। ठीक है, now we can clearly see this is something that is stated in the book, these terms are something that is stated in a book and we should understand it in that term only। okay, ये बता रहे हैं इनका जो रिबेल करने का, प्रोटेस्ट या जो म्यूटनी तो नहीं, रिबेलियन करने का ये तरीका था। इन्होंने लोगों को बोला कि रिबेल बनो,
वो खुद ही यूज्ड टू एक्चुअली मूव इन पैलेंक्विन। पैलेंक्विन क्या होती है? पालकी जैसे जो होती है। और उनके साथ साथ ड्रम बीटर्स जाते थे, मतलब जब वो आते थे तो लोग ड्रम बजाते, उनके साथ जो लोग होते थे ड्रम लेके ये आ रहे हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह आ रहे हैं, ठीक है, और उनके फॉलोअर्स जो है वो उनके साथ साथ मूव करते थे, इसीलिए उनको पॉपुलरली बोला जाता था डंका शाह। डंका शाह कौन हुआ? डंका शाह बेसिकली मतलब बोलते ना बहुत तेज जब ये ड्रम ड्रम बजते थे तो आवाज होती थी, इसलिए उनको डंका शाह बोला जाता था। और मतलब द मौलवी विद ड्रम। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है वो मतलब बहुत घबरा गए थे जब उन्होंने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो इनको फॉलो कर रहे हैं, और मुस्लिम्स जो है वो इनको कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड प्रॉफिट के फॉर्म में भी देख रहे हैं। जब मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है लखनऊ पहुंचे 1856 में, तो इनको पुलिस ने स्टॉप किया था कि आप हमारी सिटी में या लखनऊ में एक्चुअली में आप प्रीच नहीं कर सकते हो, अपनी जो भी आप टीचिंग्स है वो आप नहीं पढ़ाओगे यहाँ पे। कहाँ पे? लखनऊ में 1856 में। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? 1857 में ही वॉज जेल्ड इन फैजाबाद। इनको जेल भेज दिया गया। जब 1857 में जब इनको जेल भेजा गया, उसके बाद जब ये रिलीज हुए, ठीक है, कहां से? जेल इन फैजाबाद। 1857 में इनको जेल में डाला गया था, फिर ये यहाँ से रिलीज हुए। तब he was elected by the mutinous 22nd Native Infantry as their leader। जो ये 22nd नेटिव इन्फेंट्री है जो म्यूटनी कर रही थी, म्यूटिनस मतलब जो म्यूटनी कर रहे थे, उन्होंने इनको अपना लीडर माना। फिर यहाँ पे एक बैटल हुई, बैटल ऑफ चिन्हत। जब बैटल ऑफ चिन्हत हुई और ब्रिटिश के जो फोर्सेस थे उनके लीडर थे हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस डिफीट हो गए इस बैटल में। और जबकि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह इनको इनके करेज और पावर के लिए बहुत ज्यादा माना गया कि ही फॉट इट वेरी नाइसली, और लोग ऐसा मानने लग गए कि वो तो इनविंसिबल है, अब उनको कोई हरा ही नहीं सकता, एंड ही हैज लॉट ऑफ मैजिकल पावर्स एज वेल, और वो ब्रिटिश को मार सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये बिलीफ डेवलप हो गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, उनकी और अथॉरिटी होने लग गई, ज्यादा लोग और उनमें बिलीव करने लग गए। तो अगेन ये जो हमने केस पढ़ा है मौलवी अहमदुल्ला शाह का, कि जिन्होंने क्या किया है यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि इन्होंने कंट्रोल किया है, रिबेल किया है, इनके फॉलोअर्स हैं, लीड किया, जीत भी गए, एंड पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग हिम अ ग्रेट लीडर। सो अभी जो हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ शामल एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। तो दीज आर अगेन हमने स्पेसिफिक इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये राजा या कोई नवाब नहीं है, बट दे आर एक्चुअली लीडर्स who did not belong to that emperor class, but still they were the leaders and people followed them, and इन्होंने बहुत important role play किए थे जो अपना रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसमें, ठीक है। So today we have talked about the communication, how did they communicate, the rebels and the sepoys, और हमने ये भी बात की है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा जो मेन लीडर्स और फॉलोअर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। So I suppose this much is clear to you all. Tomorrow we'll study about few rumors and prophecies, जो कुछ अफवाहें and कुछ भविष्यवाणी which spread because of which ये revolt जो है it actually started, मतलब along with other reasons they were also few important reasons जिनके बारे में हम पढ़ेंगे in our next class, the rumors and the prophecies। सिर्फ वो कार्ट्रिज के अलावा बाकी भी जो हमने डिस्कस किए हैं कि आफ्टर 1757 के 100 इयर्स बाद कैसे जो हमारा ये पूरा ब्रिटिश का रूल है ये खत्म होने की ये प्रोफेसी हुई थी, और इसको लोग कैसे बिलीव कर रहे थे और आगे कैसे क्या क्या होता है, द होल स्टोरी वील डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। So I suppose आज जितना किया है must be clear to you all people. If you have any doubt, please do not hesitate to ask. Now we'll meet in the next class and we'll continue the chapter with the
rumors, prophecies, and then after that, obviously, why did people believe in these rumors, and later about Awadh. So this is it for today. Now we'll meet in the next class.